या पिछले सेशन में जो बतलाया गया था वो कवर किया गया था डेटा टाइप को। तो जितना भी बतलाया गया है डेटा टाइप से रिलेटेड उसमें किसी तरह का डाउट है? नो सर, नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है वो कितनी तरह के होते हैं उस पर जो है हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट है सिंपल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो है वो सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट्स किसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं सेपरेटली हम लोग देखेंगे। किसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं, किसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे भाषा में, किसी किसी बुक में आप लोग देखिएगा फ्लो कंट्रोल भी लिखा हुआ रहता है। फ्लो कंट्रोल। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। ठीक है। इसमें डिफरेंट जो है वो इसके अंडर में भी डिफरेंट जो है वो टाइप्स के आते हैं फ्लो कंट्रोल में। तो सबसे पहला जो है नंबर वन वो है सिंपल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो है वो क्या है? सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? वैसे एक्सप्रेशन, वैसे एक्सप्रेशन को या फिर वैसे स्टेटमेंट को हम लोग सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं जिसके लास्ट में क्या है? सेमी कॉलन रहे। ठीक है। जिसका एंडिंग जो है वो किससे हो? सेमी कॉलन से हो। डेट इज कॉल्ड द सिंपल स्टेटमेंट। यानी बोल सकते हैं द एक्सप्रेशन in which otherwise the expression which is ended by semicolon, semicolon, semicolon is called simple statement। सिंपल स्टेटमेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? जिसके लास्ट में क्या रहे? सेमी कॉलन। जिस जो कि एंड, सेमीकोलन। जो कि एंड हो सेमी कॉलन से। जैसे जैसे एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू, अगर जो हम लोग लिखे हुए हैं ए प्लस बी। ठीक है। एक्स इक्वल टू ए प्लस बी और लास्ट में दे दिए सेमीकोलन। इसका मतलब है कि ये जो है एक स्टेटमेंट बन गया। यानी कि हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि सिंपल स्टेटमेंट। हाँ सिंपल स्टेटमेंट बन गया ये। ठीक है। नॉर्मली इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे हम लोग लिखे हैं नॉर्मल, कुछ कुछ भी नहीं लिखे, सिर्फ सिर्फ लिख दिए क्या? प्रिंट एफ हेलो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट लिख दिए, सेमीकोलन से एंड कर दिए। इट मीन्स ये स्टेटमेंट यहीं पर एंड हो गया। ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया? एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी कोड हम लोग लिखे हुए हैं, कोई भी कोड हम लोग अगर जो टर्बो एडिटर में लिख रहे हैं, कोई भी कोड किसी भी सी एडिटर में लिख रहे हैं, जैसे पहले से भी कई सारा प्रोग्राम जो है इट में भी या सिंपल हेलो हेलो प्रिंट करने वाला ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है। ठीक है। हेलो हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है। इसमें क्या है? सिंपल ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट प्रिंट एफ। ठीक है। तो ये भी क्या है? ये क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। इसको रन कराएंगे सिंपली हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एक स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, यही जो भी है लिखे हुए सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ये क्या है? ये भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है। कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है। जो कि इंड्स विथ किसके किसके थ्रू ये इंड हो रहा है? सेमी कॉलन से इंड हो रहा है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द सेमीकोलन। सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, इसके नेम से ही पता चल रहा है, मोर देन वन। जैसे यानी कि जो भी स्टेटमेंट, यानी हम लोग बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, या ह्यूज ह्यूज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर रिटन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट को लिखने का जो तरीका है, कंपाउंड स्टेटमेंट को तो लिखने का तरीका है कि इसको लिखना पड़ता है पेयर ऑफ करली ब्रेसेस में, ठीक है। जब भी हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का ही मतलब होता है मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है। जहां पर मोर देन वन स्टेटमेंट रहे दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे यहां पर आप देखो, हम लिखे हुए हैं प्रिंटफ माई नेम इज रविशंकर, माई नेम इज रविशंकर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं, एक और स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, माई फेवरेट एक्टर इज अक्षय कुमार, समथिंग, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट लिखती है। तो यहां पर आप देखो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट है या नहीं, हम्म एक से ज्यादा स्टेटमेंट ये है लिखा हुआ, एक यस। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है नहीं, ये दोनों जो नहीं, कर ले प्रोसेस नहीं है। ये ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, और ये जो है वो अलग स्टेटमेंट है। ये दोनों जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं हुआ। कंपाउंड स्टेटमेंट इसको तभी बोलेंगे जब इसको क्लोज कर दें, किसमें, एक करली ब्रेसेस में इसको क्लोज कर दें, देन यस इट इज कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। यानी कि कई सारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, मोर देन वन स्टेटमेंट कितना भी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। समथिंग, कोई भी यानी मल्टीपल स्टेटमेंट हम लोग जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द व्हाट, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड कंपाउंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट का ही मतलब होता है क्या, कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो है इसके अंदर में रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड। क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाँ। सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट? कम। हाँ। कोई डाउट यहाँ तक में? नहीं। या, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंट्रोल, कंट्रोल स्टेटमेंट। या कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट नंबर 3, कंट्रोल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। मिनट, या कंट्रोल स्टेटमेंट में जो है वो दो तरह के जो है वो आते हैं, दो या तीन तरह से इसको हम लोग रख सकते हैं। पहला, नंबर 1 कंट्रोल स्टेटमेंट में, नंबर ए में अगर जो हम लोग रखेंगे, इसको हम लोग रखते हैं कंडीशनल कंट्रोल। इसको फर्स्ट में क्या है, कंडीशनल कंट्रोल। पहला कंडीशनल कंट्रोल। सेकंड में जो है वो क्या है, लूपिंग कंट्रोल, लूपिंग कंट्रोल। और नंबर सी में क्या है, जंपिंग कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स को हम लोग तीन पार्ट में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। पहला कंडीशनल कंट्रोल, ठीक है, जिसमें इफ इल्स इफ इल्स इफ कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। सेकंड में क्या है, लूपिंग कंट्रोल। लूपिंग कंट्रोल में क्या रहेगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, लूपिंग स्टेटमेंट्स रहेगा, ठीक है, लूपिंग कंट्रोल्स रहेगा। जंपिंग कंट्रोल में क्या होता है, जैसे गो टू स्टेटमेंट हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, ये सारे स्टेटमेंट्स को हम लोग रखते हैं किसके अंदर, जंपिंग कंट्रोल्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। हम्म। क्लियर है
कंट्रोल स्टेटमेंट, यस ठीक है। सर। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, कंडीशनल कंट्रोल, ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल। फर्स्ट जो है वो क्या है, कंडीशनल कंट्रोल। कंडीशनल कंट्रोल, कंडीशनल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे फ्लो, अच्छा इसका नाम फ्लो कंट्रोल क्यों पड़ा? हम्म, इसका नेम जो है वो फ्लो कंट्रोल क्यों पड़ा? जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं एडिटर, तो ये भी किसी न किसी लैंग्वेज से बना हुआ है। इवन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, ये भी जो है वो किसी न किसी जो है वो लैंग्वेज में बना हुआ है, डेट इज इसका कर्नल लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में। अभी जो भी मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं विंडो में, वो सारी चीज़ें जो लिखी हुई आ रही हैं वो डॉट नेट पर है, ठीक है। डॉट नेट से जो है वो सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ये खुद का लैंग्वेज है ASP डॉट नेट। तो सारी चीज़ें जो है लगभग अभी डॉट नेट में लिखी हुई आ रही हैं। तो खैर जो भी हो, ये सारी चीज़ें तो किसी न किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज में डिज़ाइन की गई है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज में लिखने का मतलब है बहुत सारा कोड लिखा हुआ है इसके बैकएंड में, बैकग्राउंड में बहुत सारा कोड रन हो रहा है एट द टाइम, ठीक है। तो वहां पर जो है, चूंकि कोड 100 लाइन तो नहीं लिखा हुआ है, 200 लाइन तो नहीं लिखा हुआ है, वहां पर नहीं। कोड हजारों लाखों लाइन लिखा हुआ है वहां पर। तो जाहिर सी बात है कि फ्लो को, यानी कि जो भी मेरा कोड लिखा हुआ है उस कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है वो बने हुए हैं। क्यों जरूरी है फ्लो कंट्रोल या कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सपोज कीजिए कि बहुत सारे कोड कोड लिखे हुए, जैसे थाउजेंड्स ऑफ लाइन लिखे हुआ है कोड, ठीक है। अगर जो थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड लिखा हुआ है, तो एक रूल है, बेसिक रूल ये है कि जो भी हम कोड लिखते हैं, जैसे ये सपोज कीजिए जावा का एक प्रोग्राम है, ठीक है, जस्ट कंसिडर, या फिर एक सी का ही एग्जांपल दिखाते हैं आपको, का ही, ठीक है, 1 मिनट। जैसे सपोज कीजिए ये क्लॉक वाला, ठीक है, इस पे देखिए ये कितना लाइन का कोड लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट बहुत सारा लाइन है, करीब करीब, ठीक है, बहुत सारा लाइन का कोड लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 लाइन का मान के चलते हैं, ठीक है। ये 100 लाइन का जो है वो ऑलमोस्टली ये कोड लिखा हुआ है। तो रूल ये है कि कोई भी 100 कोड, लाइन है सर। अरे सपोज जस्ट अगर जो इसको कंपाइल करेंगे तो पता चल जाएगा कितना लाइन है ये। देखिए कितना लाइन है, 1300 समथिंग, 1316। ठीक है। पर सर हमको ऐसा लग रहा है लाइन है। उतना 1300 नहीं है, दिख रहा है कि 1300 नहीं है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कि 100 लाइन के आसपास होगा, ठीक है। ये 1300 कहाँ से आया वो बतलाएंगे आपको। ये क्यों आखिर 1300 वहां पर लिख रहा है, क्योंकि जो भी हेडर फाइल यहाँ पर अटैच करते सर हैं, ये किस चीज का है? अरे किस ये चीज का है? सिंपल सिंपल क्लॉक का है, ठीक है, दिख रहा है। अरे यस क्लॉक, सर। क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक बना 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 गया और ग्राफिक्स का यूज किया गया, खैर ठीक है। तो ये सी में बना हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो हम भी बतलाएंगे तो आप भी बना सकते हो, ठीक है, जब आप सी कंप्लीट हो जाएगा। ग्राफिक्स ग्राफिक्स अलग टॉपिक होता है, बट हाँ इसमें ही इंक्लूड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। खैर जब हम लोग इसमें कितना लाइन का कोड लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 1300 लाइन यहाँ पर शो हो रहा है। वन थ्री। हाँ 1300 लाइन, 1300 लाइन, एक्चुअली में 1300 लाइन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ कम ही लाइन है। बट यहाँ पर 1300 शो करने का रीजन ये है कि यहाँ पर सी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम ये है कि जितना भी हेडर फाइल हम लोग अटैच करते हैं, ठीक है। अब हेडर फाइल क्या होता है, तो हेडर फाइल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें भी हेडर फाइल्स में भी जो है वो इसी तरह का कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस हेडर फाइल में कोनियो डॉट एच में अगर जो 100 लाइन लिखा हुआ है, और ये सिंपल कुछ नहीं अटैच कर रहे हैं, सिर्फ कोनियो डॉट एच अटैच कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि इतना नहीं अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये वाइट वाले पोर्शन को आप जो है वो भूल जाइए, सिर्फ कोनियो डॉट एच को अटैच कर रहे हैं। और मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है 100 लाइन का, कोनियो डॉट एच में भी 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो टोटल कंपाइल होगा कितना, 200 लाइन, ठीक है।
तो इसीलिए वहां पर ज्यादा शो करता है। ज्यादा शो करने का रीजन ये है कि जितना आप हेडर फाइल अटैच कीजिएगा उतना ज्यादा आपका लेंथ ऑफ द कोड जो है वो इंक्रीज होगा। खैर, यस फिलहाल सर। ये सब चीजें वो बाद की चीजें हैं। फिलहाल आप समझिए कि कोई भी प्रोग्रामिंग का एक रूल ये है कि जब भी आप जो भी कोड लिखते हो वो सिक्वेंसली क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रीड होगा तो कौन सा लाइन रीड होगा, ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला। फिर उसके बाद ये वाला। मतलब जो सबसे पहले जो लाइन जो है वो रीड होगा वो कौन सा, सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस में रीड होने का मतलब ये है कि जो पहले लिखा हुआ है वो पहले रीड होगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद में रीड होगा। तो सपोज कीजिए कि मेरा जो रियल टाइम एप्लीकेशन है वहां पर क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, लाख्स ऑफ द लाइन है। तो क्या होगा, सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करेंगे तो काम चलेगा। उसमें क्या होगा कि यहाँ से वहां जंप करना होगा, यानी कि जो भी मेरा कोड है उसके फ्लो को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी जरूरी है कि जितना भी उसका स्टीम है, ठीक है, उस कोड का जो भी प्रोग्राम का जो स्टीम है उसको हम लोग क्या करें, कंट्रोल करें। यानी उसके फ्लो को क्या करें, हम लोग कंट्रोल करें। तो इसीलिए जो है वो फ्लो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और उसी के लिए जो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को जो है वो बनाया गया है। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बनाने का तरीका, मतलब रीजन क्या है पीछे इसका, क्लियर है? क्या यस इसका सर। जो है वो मोटिव है बनाने का, क्यों जरूरत पड़ी कंट्रोल स्टेटमेंट की? क्योंकि फ्लो ऑफ कोड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को कंट्रोल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बात या नहीं? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो क्या है, कंडीशनल कंट्रोल। कंडीशनल कंट्रोल का मतलब है कंडीशंस, कंडीशंस के बेस्ट पर। जैसे कुछ कंडीशन, जैसे इसमें सबसे पहला आता है नंबर 1 पर जो आता है वो है इफ कंडीशन। इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, अदरवाइज इफ नॉर्मल जानेंगे हम लोग इफ के। इफ, इसका क्या है सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 5, स्टेटमेंट 6, जितना भी आप स्टेटमेंट रखना चाहो। ठीक है, ये जो भी आप करली ब्रेसेस जो आप ओपन करते हो जैसे, तो उसको आपको क्लोज करना जरूरी रहेगा। जैसे कि इस ये यहाँ पर आप ओपन किए हो तो इसका इस ओपनिंग का जो है वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर जो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो ये कंडीशन मिला इसको ट्रू, जो भी आप कंडीशन इसके अंदर रखे हुए हो, जो भी आप कंडीशन इसके अंदर रखे हुए हो, अगर जो ये कंडीशन मिला इसको क्या, ट्रू, अगर जो ये कंडीशन है क्या, ट्रू, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी स्टेटमेंट इस इफ के अंदर लिखा हुआ है, जितना भी स्टेटमेंट इस करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है वो सारा क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है या नहीं? अगर करली ब्रेसेस हटा देंगे तो सर? अगर जो आप करली ब्रेसेस हटा देते हो, अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप रखे हुए हो, ठीक है, जैसे यहां से आप हटा दिए करली ब्रेसेस, ठीक है, अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप रखे हुए हो, तो इस इफ का जो भी रिजल्ट होगा इस इफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पहला स्टेटमेंट रह जाएगा। बाकी ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको इफ से कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ में आई? वो कंडीशन ट्रू हो सिर्फ फॉल्स हो स्टेटमेंट वन मतलब, प्रिंट कर देगा हाँ सिर्फ और जो स्टेटमेंट वन प्रिंट करके छोड़ देगा? प्रिंट प्रिंट करने का मतलब कोई भी चीज हो सकता है वहां पर, जरूरी नहीं है कि प्रिंट ही करने वाला होगा। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, जैसे जैसे सी इक्वल टू लिखे थे ना ए प्लस बी, तो ये भी लिखा हुआ हो, तो जो भी वहां पर स्टेटमेंट रहेगा सिर्फ वो एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आई? अगर जो करली ब्रेसेस यहाँ पर दे देते हो और सारे को अगर जो आप करली ब्रेसेस के अंदर रखते हो, इसका मतलब है कि अगर जो ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो इफ
के हिसाब से ये जितना भी करली ब्रेसेस लिखा हुआ है, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब सारे स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अगर जो ये नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये सब जो है सिंपल स्टेटमेंट के अंदर चला गया। सिंपल स्टेटमेंट का मतलब है ये सब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है कि इस इफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक स्टेटमेंट आया। जैसे इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, देन यू विल गेट मच क्लैरिटी। ठीक है। जैसे कि एक इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल। हम्म। यस सर, यस सर। या इसका इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसको जो है लिख लेने की जरूरत है या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नहीं कहाँ। सर, आप कल पीडीएफ बना के भेजे थे ना, वैसा ही भेज दीजिएगा ना। अच्छा, वही वाला भेज देंगे। ठीक है, तो खैर जो भी हम लोग, जैसे अभी तो ठीक है कि वो पीडीएफ नहीं टेक्स्ट फाइल था, तो टेक्स्ट जो हम भेजे थे, सेंड किए थे, वो तो ठीक है, बट सपोज कीजिए कि हम कुछ मार्कर वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इस तरह का कोई भी दिखाते हैं या फिर करके, तो फिर ड्राइंग, तो वो सारा कुछ जो है आपको लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। ठीक है। उस केस में हम बता देंगे, उस टाइम आपको स्क्रीनशॉट। हेलो। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस यस, एक कॉल आ गया था इसी कारण से। एक मिनट। या देखा जाए इसका एक एग्जांपल इफ का। यस सर, यस सर। 1 मिनट, एक न्यू लेते हैं। ठीक है। जो भी प्रोग्राम आपको लिखना होगा तो आप न्यू एक यहाँ से लेकर के, और यहाँ से इसका जो भी कैनवास का साइज है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो। यहाँ से ये थोड़ा सा ओल्ड एडिटर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं है। ठीक है। थोड़ा कम फ्लेक्सिबिलिटीज है, बट यस जितना है उतना ही में काम करना इंसान को आना चाहिए। ठीक है। बाद में आगे और भी अच्छी अच्छी एडिटर मिलेंगे। तो खैर ये सीखने के लिए, फॉर बिगनर्स, बिगनर के लिए ये सबसे बेस्ट एडिटर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले इफ का जो है हम लोग देखते हैं कि इफ के हिसाब से जो है वो एक प्रोग्राम जो है वो लिख करके देखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि कोड हम क्या लिख रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस समझिएगा आप। ठीक है। ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे जब इनपुट आउटपुट बतला देंगे, फिर उसके बाद आउटपुट वाला जब बतला देंगे हम, देन आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। ठीक है सर। अब ये सब का क्या मतलब है, जब इनपुट आउटपुट बतलाएंगे तब फिर। ठीक है। फिलहाल हम एग्जाम्पल के लिए बतला रहे हैं आपको। ठीक है, कि क्या इसका मतलब है। ठीक है सर, ठीक है सर।
अब इतना कुछ जो है लिखे हुए। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, अभी नहीं, जब बोलेंगे तब। ठीक है, जब बोलेंगे तब। अब देखिए यहाँ पर केवल ये समझिएगा इसमें हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, इफ है, यहाँ पर इसके अंदर में ये कंडीशन है। ठीक है, खैर यहाँ पर सिंपल अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन के बतलाते रहे। यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर एनी नंबर, कोई नंबर इनपुट लेगा। ठीक है, ये जो है वो नंबर इनपुट लेगा, एन के अंदर जो है ये इनपुट लेगा, एन नाम का जो वेरिएबल जो डिक्लेयर किए हुए हमें। एन का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर देखिए, इंटीजर टाइप है ना। हम्म, इतना तक तो ये लाइन तो समझ में आ रहा होगा ना, ये क्या किए हैं। यस सर, यस सर। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एन में जो है वो एक वैल्यू इनपुट हो रहा है। खैर, यहाँ पर इस कंडीशन को समझिएगा, इफ अगर जो एन का वैल्यू 10 से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर इसके अंदर में कितने स्टेटमेंट है, आप देखिए तो। 3 स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट्स हैं। नहीं सर, 1 स्टेटमेंट है, 1 कंपाउंड वन स्टेटमेंट के कंपाउंड साथ तो स्टेटमेंट 1 है, ही यानी हुआ कि है। हाँ ठीक है, इसके अंदर में कितने हैं, मतलब अगर जो कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो 3 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे हुए हैं। यानी कि ये टोटल मिलाकर करली ब्रेसेस है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है ना। ठीक है, यस सर। ये जो है वो 3 इंडिपेंडेंट, मतलब ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। इफ कंडीशन के अंदर में ये कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसमें कि 3 स्टेटमेंट्स जो है अवेलेबल है। अगर जो ये कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, यानी कि जो एन का वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे, अगर जो वो 10 से ज्यादा रहेगा, तभी जाकर के ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट करेगा, पहला तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। दूसरा में क्या प्रिंट ग्रेटर देन करेगा, 10। थैंक्स टू यूजिंग इफ कंडीशन। थैंक यू टू। ठीक है, थर्ड में क्या प्रिंट करेगा, बाय गुड नाइट। ठीक बाय है, गुड नाइट। ठीक है, जैसे देखिए रन कराते हैं इसको। 1 मिनट, 1 मिनट में भी। अच्छा, प्रिंट एफ माफ नहीं करता है, इतना दिन से यूज कर रहे हैं। फिर अच्छा, गेट सी एच जी टी कोनियो इसके लिए हो जाता है। ठीक है, कितना भी दिन यूज कर रहे हैं माफ नहीं करता है, कितना दिन से यूज कर रहे हो, जाओ एक एरर माफ करते रहे। चलो ठीक है, कंपाइल हो गया, रन करा। इंटर एनी नंबर, कोई नंबर आप इनपुट करो, तो नंबर इनपुट किए क्या, 12। 12 जो है बड़ा है कि नहीं 10 से, बड़ा ठीक है, है सर। बड़ा है। एंटर प्रेस करें, नंबर इज ग्रेटर देन 10, थैंक्स टू यूजिंग इफ कंडीशन, बाय गुड नाइट। यानी कि अगर जो ये कंडीशन हुआ ट्रू, तब जा करके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, खैर, अगर जो हम आप जो बोले कि इसको हटा दीजिए सर, ठीक है, इसको हटा करके देखते हैं। करली ब्रेसेस को हटा दिए, सिर्फ और सिर्फ अब आप देखिएगा कि अगर जो हम करली ब्रेसेस को हटा देंगे, अगर अगर जो हम करली ब्रेसेस को हटा देंगे, तो करली ब्रेसेस ये क्लियर करने के लिए, ताकि जो भी लिखे हुए हैं पिछला आउटपुट को क्लियर करते हैं, इसके लिए लिखे हुए हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर स्क्रीन। खैर, यहाँ पर जो है अगर जो हम लोग इस करली ब्रेसेस को हटा दिए, अब ये तीनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो गया, सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि नहीं। हम्म, यस सर। सिंपल स्टेटमेंट हो गया कि नहीं। हाँ। ठीक है, अब अगर जो हम्म। नंबर, सपोज कीजिए अभी करली ब्रेसेस रहने देते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस रहने देते हैं। अब आप देखिए, अगर जो हम नंबर इनपुट करते हैं, जैसे नंबर इनपुट किए 9, ठीक है, 9 इनपुट किए, कोई आउटपुट नहीं आएगा। एंटर प्रेस कर दिए, कोई आउटपुट आया क्या, नहीं, नहीं। कोई आउटपुट नहीं, क्यों, अरे नंबर जो इनपुट ले रहे हैं वो क्या है, 10 से छोटा है कि बड़ा है, 10 से छोटा हो गया। छोटा है। बट हमको चाहिए क्या, 10 से बड़ा, 10 से बड़ा। बड़ा चाहिए। अगर जो 10 से बड़ा होगा तभी जाकर के ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और करली ब्रेसेस को हटा देते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस को हटा देते हैं, हटाने का मतलब ये हो गया कि ये जो नीचे वाला जो दोनों स्टेटमेंट है वो अलग हो गया, वो इफ के अंदर में आया ही नहीं। ठीक है, तो इफ के अंदर में आया कौन, ये वाला आ गया। अरे आप तो कोई भी करली ब्रेसेस नहीं लिखे हैं, फिर इफ को पता कैसे चला कि ये वाला मेरा स्टेटमेंट है।
ये इस तरह से पहचानता है कि अगर जो हम कर्ली ब्रेसेस मेंशन नहीं करते हैं तो इससे जस्ट सटा हुआ जो स्टेटमेंट रहता है, जस्ट इफ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट रहता है, सिर्फ वही वाला ये ऑक्युपाई कर लेता है, कि यानी समझ लेता है कि ये जो है वो मेरा स्टेटमेंट है। समझ में आया बात या नहीं? यस सर, समझ गया। ठीक है। अगर जो कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए हुए रहेंगे तो इसका मतलब ये है, अगर जो कर्ली ब्रेसेस हम लोग नहीं दिए हुए रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे ही समझ लेगा कि इसके इससे जस्ट जो सटा हुआ रहेगा सिर्फ वही वाला इसका पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो 9 ही देते हैं, ठीक है, 9 देते हैं तो इसके अंदर में कौन सा था, नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये वाला स्टेटमेंट था ना। देखिए यस सर। वो वाला प्रिंट नहीं किया, बाकी दोनों प्रिंट कर दिया कि नहीं। अब मतलब ही नहीं इसको कि नंबर बड़ा है 10 से या नहीं बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो इफ कंडीशन के अंदर में आया ही नहीं, ये सब कंडीशन के अंदर है ही नहीं, तो कंडीशन से इसको मतलब ही नहीं है। अगर जो कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला एक एक्स्ट्रा प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10। जैसे देखिए नंबर इज ग्रेटर देन 10, अब ये भी प्रिंट किया और नीचे वाला भी दोनों प्रिंट किया, नीचे वाला दोनों हर हाल में अब प्रिंट करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, कोई मतलब नहीं। क्लियर है बात? करली ब्रेसेस का मतलब यस क्या होगा, सर। करली ब्रेसेस का मतलब ये होगा कंडीशन के अंडर कंट्रोल में जो है ये तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर जो करली ब्रेसेस दे देंगे तो, और नहीं देंगे तो किसी के कंट्रोल में ही नहीं रहेगा, फिर वो नेचुरली जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, जो उसका फ्लो है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट करेगा नेचुरल फ्लो में। क्लियर है बात? इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जांपल। ठीक है सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है। अब ये रहा इफ कंडीशन। ठीक है। अब इफ कंडीशन के बाद जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कौन सा, इफ इल्स कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इफ इल्स कंडीशन। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है इफ इल्स कंडीशन। इफ इल्स कंडीशन। इफ इल्स कंडीशन। ठीक है। तो फिलहाल जो है वो एक ही इफ कंडीशन तक बतलाते हैं, उसके बाद जो है वो कंडीशनल कंट्रोल को ही जो है वो इनपुट आउटपुट के बाद बतलाएंगे। रीजन क्या है इसके पीछे, कि इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम को भी प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है। तो इफ इल्स कंडीशन को अभी भी बता सकते हैं और इनपुट आउटपुट बतलाने के बाद भी बता सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनपुट आउटपुट ही बतला देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग कंडीशनल कंट्रोल की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये पहले पढ़ना है, ठीक है। तो पहले पहले जो है पहले बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी इसलिए बताना सुटेबल नहीं लग रहा है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से जब आप ये हो जाइएगा, फ्रेंडली हो जाइएगा, देन यहाँ से कंडीशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ इसके आगे भी जो है वो लूपिंग कंट्रोल और जंपिंग कंट्रोल भी है। ठीक है। तो कई बुक में देखिएगा कि इसको भी पहले बताता है, कई बुक में उसको भी। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप पहले पढ़ सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले एक इफ कंडीशन इसलिए पहले बतला दिया जाता है ताकि इससे रिलेटेड जब आपको प्रोग्राम बताएं तब किसी भी तरह का डाउट ना हो, स्टेटमेंट से रिलेटेड किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, इससे रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम ना रहे, इस कारण से ये बतला दिया जाता है। ठीक है। तो ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बतलाया गया। ठीक है। और कंडीशनल कंट्रोल को भी डिस्कस किया जाएगा आफ्टर इनपुट आउटपुट। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट। जंपिंग। इनपुट आउटपुट नहीं, जंपिंग कंट्रोल भी नहीं, अब जितना भी कंट्रोल है वो आफ्टर इनपुट आउटपुट। ठीक है। इनपुट आउटपुट बतलाने के जस्ट बाद। ठीक है। तो बात। इनपुट आउटपुट से जस्ट एक पहले एक टॉपिक और है जिसको आपको जानना जरूरी है, डेट इज ऑपरेटर। ठीक है।
ऑपरेटर को भी, ऑपरेटर के बारे में भी सिर्फ यहाँ पर अवेयरनेस के लिए आपको बतला दिया गया कंडीशनल कंट्रोल। ठीक है, कंडीशनल कंट्रोल बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है यहाँ पर, ताकि जो है वो आप अवेयर हो जाए कि इस तरह का स्टेटमेंट हो। ये भी एक स्टेटमेंट ही है, तो अभी स्टेटमेंट ही चल रहा था। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, लूपिंग कंट्रोल और जंपिंग कंट्रोल तक जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके मिड में जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, डेट इज ऑपरेटर एंड इनपुट आउटपुट, उस इसको बतला लेने के बाद जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंडर में वो सारी चीजें हैं। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं, स्विच करते हैं, ये इसको यहीं पर पॉज करते हैं। ठीक है, पॉज इसको करते हैं। ठीक है, रिज्यूम करेंगे आफ्टर इनपुट आउटपुट। ये सिर्फ अवेयर अवेयर करने के लिए बतलाया गया स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑपरेटर। कोई भी चीज का सीक्वेंस में पढ़िएगा तभी जाकर के समझ में आएगा। कई टीचर क्या करते हैं कि सीक्वेंस ही भूल जाते हैं। अरे सीक्वेंस नहीं पढ़ाइएगा, जैसे कोई भी चीज पहले आप सीखिएगा, पहले शुरू में क्या सीखे थे? ABCD। अरे सबसे पहले क्या इनिशियल में हम लोग सीखते हैं? ABCD। पहले ABCD। अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद अल्फाबेट से धीरे धीरे क्या बनाते हैं हम लोग? वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, वर्ड्स। सीक्वेंस, फिर वर्ड्स से मिलाकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस। तो पहले एक ही बार डायरेक्ट आपको अगर जो सेंटेंस सिखाया जाए तो अलवला जाइएगा। समझ में ही नहीं आएगा। वही ना बोल रहे हैं, अलवला जाना है। अलवला जाइएगा फिर। तो इसीलिए हर एक चीज सीक्वेंस में। सबसे पहला है अभी ऑपरेटर, ऑपरेटर इन सी। ऑपरेटर, ऑपरेटर बोलते किसको है? हम्म, ऑपरेटर बोलते किसको है? ऑपरेटर जो कंप्यूटर, नहीं पता कंप्यूटर, सर, जैसे लेकिन जैसे कल ही जैसे पढ़े थे। कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता है? अरे ऑपरेशन परफॉर्म करता है किस पे? कंप्यूटर पर। समथिंग रियल लाइफ की हम बात कर, रियल लाइफ एग्जांपल। कंप्यूटर ऑपरेटर वो क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये कोइंसिडेंस है कि आज हमको सी में भी ऑपरेटर पढ़ाना पड़ रहा है, और आज सेम ही जो है वो पाइथन बैच में भी ऑपरेटर ही पढ़ाए हैं। ऑपरेटर पाइथन में भी पढ़ाए हैं, और ये आज कोइंसिडेंस है कि सी में भी और हमको। हम लोग का पूरा टॉपिक ही ऑपरेटर है सर, एग्जाम में भी आएगा, लेकिन पढ़े जरा भी नहीं है। ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, सी में जो है वो ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर, ऑपरेटर बोलते हैं उसको जो कि ऑपरेंड पर ऑपरेशन किसी तरह का परफॉर्म करे। जो कि ऑपरेटर इज नथिंग बट विच परफॉर्म्स द ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, इज कॉल्ड द ऑपरेटर। जैसे सबसे नंबर वन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे सबसे देखिए यहाँ पर भी सेम ही है। देखिए ये बोले ना, ये सब कॉमन चीजें हैं जो कि जो है सारे लैंग्वेजेस में लगभग आपको मिलेंगी। ठीक है, तो एकदम एकदम सेम टू सेम है, नथिंग, कोई डिफरेंट नहीं। हाँ मे भी कुछ कुछ ऑपरेटर जो है वो उसमें अलग हो, इसमें अलग हो, बट हाँ लगभग ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे लैंग्वेज में होती हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है? जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करे, जो कि मैथमेटिकल, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले कौन कौन से ऑपरेटर हैं? प्लस, माइनस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, और मॉडुलस। यस मॉडुलस, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे जो ऑपरेटर है, ये सब जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो है यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल, लॉजिकल। जैसे एग्जांपल, जैसे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस तरीके का जो है एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो यानी कि ये क्या है? प्लस का यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एडिशन ऑपरेटर। अर्थमैट। अर्थमेटिक, यस अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक्स माइनस वाई। ठीक है, समथिंग।
अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं ऑपरेटर, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस ऑपरेटर, ये सब जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर में आता है। ठीक है। सेकंड नंबर जो है वो आता है, सेकंड नंबर जो है लॉस। यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर जो है वो उस ऑपरेटर को बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं। हालांकि इसके बेसिस पर जो है ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है। यूनरी और बाइनरी, हालांकि बाइनरी ऑपरेटर इसको बोलना सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये अर्थमेटिकल जो है वो कैलकुलेशन के लिए रखा जाता है, तो कई सारे बुक में इसको बाइनरी ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेटर का इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इसके लिए दो ऑपरेंड्स जो है वो नेसेसरी होते हैं। दो ऑपरेंड्स का मतलब ये है, दो ऑपरेंड्स का मतलब क्या है, एक्स और वाई। जैसे यहाँ पर देखिए वाई। एक्स और वाई, यहाँ पर जो है वो दो ऑपरेंड्स जरूरी हैं, और एक ऑपरेटर और दो ऑपरेंड्स। ठीक है। यूनरी ऑपरेटर में क्या है कि इसमें दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना ऑपरेंड होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड जो है इसमें वन। काफी है। ठीक है। एक ऑपरेंड इसमें काफी है, डेट इज कॉल्ड द, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है। यूनरी। ठीक है। यूनरी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है वो एक ही ऑपरेंड जो है वो काफी है। ठीक है। यस सर। in this operand, in this operator, only one, in only one operands, operands is required, only one operand is required। only one operand होगा यहाँ पर, ऑपरेंड इज रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए इसमें, एक से ज्यादा ऑपरेंड इसमें नहीं चाहिए। यूनरी यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए, एक से ज्यादा ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल में है प्लस प्लस, माइनस माइनस। ठीक है। ये जो दोनों हैं वो क्या है, यूनरी ऑपरेटर, इसी को कहा जाता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनरी यूनरी। ठीक है। प्लस प्लस मतलब इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। ठीक है। डबल और डबल डबल मल्टीप्लिकेशन का सिम नहीं हो सकता। नो नो नो, डबल मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर नहीं चलता है। डबल मल्टीप्लिकेशन जो है वो पाइथन में है, उसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर वो डबल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है। वहाँ पर पाइथन में दोनों चीज है पाइथन में ये भी है और साथ ही साथ ये भी है, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं वहाँ पर। ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ यही दोनों, हालांकि एक निगेशन भी होता है, निगेशन, निगेशन ऑपरेटर भी जो है वो इसी के अंडर में आता है, बट वो निगेशन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो निगेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है। यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ दो ही, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस। हालांकि देखिए यूनरी ऑपरेटर को भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्री और एक पोस्ट करके। ठीक है। जैसे जैसे प्लस, इसका यूज जो है वो दो तरीके से होता है। यूनरी ऑपरेटर का जो इस्तेमाल है वो दो तरीके से किया जाता है। एक प्री इंक्रीमेंट, जैसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है,
जैसे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये दोनों को जो है हम लोग दो तरीके से यूज करते हैं। प्लस प्लस को बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और माइनस माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसमें इसमें भी, इसको भी जो है हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और एक पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी जो है वो दो तरीके से के होते हैं। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट। सर, बोला जाए। ऑपरेटर तो अलग टॉपिक भी है, तो उसमें भी प्री और पोस्ट होता होगा, नो नो, या फिर ऑपरेटर सिर्फ सी लैंग्वेज में है? नहीं। देखिए ये क्या है ना कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के यूनरी ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट जो है वो सी और सी प्लस प्लस में है। ठीक है, ये जो है वो कई सारे लैंग्वेज में है भी, कई सारे लैंग्वेज में नहीं भी है, तो हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते, कोई भी एक जनरल रूल नहीं बना सकते हैं कि यहाँ पर ये होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कई लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर अवेलेबल है, कई लैंग्वेज में यूनरी ऑपरेटर को हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर के जगह पर सिंपल स्टेटमेंट को लिख करके काम किया जाता है, दैट्स वाई वहां पर नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे पाइथन वगैरह में यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहां पर नहीं चलता है। ठीक है, तो हम लोग एक कोई जनरल रूल नहीं बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर होगा ही या होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट हाँ सी लैंग्वेज में इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जहाँ पर होगा वहां पर दो तरह का कॉन्सेप्ट आएगा ही, दैट इज कॉल्ड द प्री इंक्रीमेंट, और दूसरा होगा क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट का पोस्ट, क्या, प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब। प्री मतलब होता है पहले, मतलब पहले ही वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है बाद में वैल्यू को इंक्रीज करेगा। पोस्ट का मतलब बाद, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, अपना जो भी सिम सिम कार्ड होता है उसका हम लोग क्या यूज करते हैं। प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो है, अब इसमें जो है वो प्री इंक्रीमेंट और एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जहां पर रहेगा वो प्री और पोस्ट का मामला आएगा। जैसे प्री का मतलब है पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। जैसे हम लोग सिम कार्ड जो यूज करते हैं तो प्रीपेड रहता है और पोस्ट पेड रहता है, दो तरह का आता है। प्रीपेड मीन्स व्हाट, पहले पैसा कर पे करना रहता है। ठीक है, पहले रिचार्ज कराइए देन यूज कीजिए। ठीक है, और पोस्ट पेड मतलब क्या, पहले यूज फिर उसके यूज बाद। करके पे। हाँ, तो जैसे क्या होता है कि प्रीपेड में फायदा है या पोस्ट पेड में, अगर जो देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या से फायदा तो दोनों में तो? हाँ, दोनों में मतलब फायदा मेरे को हिसाब से, मेरे हिसाब से पोस्टपेड में है नहीं यूज करेंगे पैसा नहीं देंगे, और प्रीपेड में है कि हाँ पैसा सर, लगा जब दिए तो फिर अब आपका नेटवर्क जैसा भी रहे, स्लो चले फास्ट चले, कितना भी गाली देते रहिए, नहीं मतलब बोलते सर, रहिए, कोई नहीं फायदा नहीं। मतलब सर, अगर आप ये बोलेंगे कि आपको बोलना ना होगा कि हम आपसे यूज करेंगे फिर पैसा देंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप मतलब यूज करते रहेंगे और उसको बाद में बोलेंगे चलेगा तब पैसा देंगे, नहीं चलेगा तो नहीं देंगे। नहीं नहीं, पोस्टपेड का मतलब ये है कि हालांकि उसमें भी मिनिमम जो है लिमिटेशंस होते हैं। अब तो किसी भी तरीके से आप बच नहीं सकते हो। एंड करके लगाते हैं, यानी दोनों होता है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट।
इंक्रीमेंट की तरह डिक्रीमेंट भी दो तरह का, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। देखिए, अब प्री इंक्रीमेंट का जो है वो क्या साइन है और प्री इंक्रीमेंट करने का क्या मतलब है, इसका वो भी समझ लिया जाए। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट का सिंटेक्स क्या होता है? वेरिएबल नेम, उसके बाद प्लस प्लस, सॉरी, पहले प्लस प्लस, उसके बाद वेरिएबल नेम, दैट इज कॉल्ड द प्री इंक्रीमेंट। जैसे एग्जांपल प्लस प्लस एक्स, ये क्या हो गया? प्री इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए, इसका बेनिफिट कहाँ पर होता है? बेनिफिट ये है कि जैसे सपोज कीजिए एक्स का वैल्यू है 1, ठीक है। एक्स का वैल्यू है 1। अब इसको क्या किए 1। हम लोग? प्लस प्लस एक्स कर दिए, ठीक है। अब अगर जो हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट एक्स, अब इसका वैल्यू क्या आएगा? प्री इंक्रीमेंट यानी प्लस 2 आएगा। प्लस इंक्रीज, यानी 1 इंक्रीज हो गया, यानी अब जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 2। इंक्रीमेंट का 2। मतलब समझ में आया? यस सर। यानी कि ये अनडायरेक्टली जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। यही ना कर रहा है कि एक्स नाम के वेरिएबल में, इसी एक्स में स्टोर कर दो क्या? जो एक्स का वैल्यू है उसमें 1 ये ऐड 1 करके, 1 ऐड ऐड कर करके, दो। 1 ऐड करके स्टोर कर दो फिर किस में? एक्स में। वही सेम काम कर रहा एक्स। है कौन? ये वाला। यानी इससे कम लिखना पड़ता है। हम्म। अरे, ये यस जो सर। बड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ा है, इसके कंपैरिजन में तो ये तो कम ही लिखना पड़ा, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ा, यस। ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कोड हम्म। को डिक्रीज करने के लिए भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रोसेस भी जो है इसके मुकाबले में ये फास्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट। ठीक है, और उसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट? सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एक्स फिर प्लस प्लस होगा। यहाँ पर जो है, हाँ, एक्स फिर प्लस फिर प्लस प्लस होगा। प्लस। यहाँ पर वेरिएबल नेम फिर प्लस प्लस प्लस, प्लस। ठीक है। और यहाँ पर सेम वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 1। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। यानी दोनों केस में इंक्रीज तो होगा, बट प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब ये है, देखिए प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। पहले वैल्यू को क्या कर लेगा? इंक्रीज कर लेगा, उसके बाद एक ये करेगा प्रोसेस, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है क्या? पहले जो वैल्यू है वही रहेगा, बाद में इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाद में ये इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई या नहीं? यस प्री सर। इंक्रीमेंट और पोस्ट समझ गया। इंक्रीमेंट का, ठीक है। उसी तरीके से जो है वो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। प्री डिक्रीमेंट और यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, देखिए जैसे एक है यहाँ पर, आप आपसे कुछ इसमें जो है एक एग्जांपल दे करके आपको बतलाते हैं, एक और जो फ्रेश एग्जांपल। जैसे सपोज कीजिए एक्स का वैल्यू है 7, ठीक है। आपको यहाँ पर जवाब देना है कि एक्स का वैल्यू है 7, वाई इक्वल टू है प्लस प्लस एक्स। अब बताइए वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? सर इंक्रीव एक्स मतलब 7 तो 8 हो जाएगा। वाई का वैल्यू 8 हो गया, ठीक। गुड। यस अब सर। यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू है 7, ठीक है। सेम वाई इक्वल टू है एक्स प्लस प्लस,
ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा? यहाँ भी 8 हो जाएगा। कैसे 8 हो जाएगा? नहीं सर, मतलब यही, पहले 7 हो जाएगा, पहले 7 होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा तब 8 होगा। हाँ तो पहले क्या होगा यही तो समझना था, यही तो डिफरेंस क्या फिर रहेगा। पहले 7, प्री इंक्रीमेंट जैसे पहले 7 है पहले ना। देखिए 7 पहले x है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स हम्म। है, तो x का वैल्यू फिलहाल क्या है? 7 है। ठीक है, 7 ये है। 7 असाइन हो जाएगा किसके अंदर? y के अंदर। अब वाई इसमें के अंदर। बाद में ना इंक्रीज कर रहा है, तो x का वैल्यू तो 8 हो जाएगा इंक्रीज होकर के, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है। भले ही ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो, तो x का वैल्यू तो 8 हो गया, बट y में क्या असाइन हो गया है पहले ही? 7। 7। तो y का वैल्यू कितना रहा? 7। बात समझ में आई? क्या बेनिफिट है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में, क्या दोनों में डिफरेंस है? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया एक में आपको। एक में पे करके यूज करना है, एक में यूज करके पे करना है। यस, यहाँ पर y में पहले क्या कर रहा है? पहले इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और तब उसके बाद असाइन कर रहा है, तो यहाँ पर 8 तो हो गया, बट यहाँ पर क्या है, पहले असाइन कर देगा उसके बाद इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट का भी वही हाल है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट का भी सेम क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब आप अपने कॉपी पर कॉपी पेस्ट कैसे कीजिएगा आप कुछ समझिए, कॉपी पर कॉपी पेस्ट नहीं होगा। प्री डिक्रीमेंट, हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तब ना, ये ऑलमोस्ट जो बराबर है वो किसके बराबर है? x-1 के। मीनिंग है ये इसका, x है, यहाँ पर क्या रहेगा? 1 हो जाएगा 2 से, चूंकि डिक्रीज करेगा तो। यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट है, अब यहाँ पर फटाफट आउटपुट भी बतला देना है। दोनों केस में यहाँ पर क्या होगा? हम्म अंशु, यहाँ पर क्या होगा आउटपुट? 6 होगा सर। 6। ठीक है, यहाँ पर 7। 7। ठीक है, क्योंकि पहले असाइन कर देगा उसके बाद डिक्रीज करेगा। कोई डाउट है यहाँ तक में?